बिहार के चुनाव में चोरी नहीं हुई, हाँ। डकैती हो गई। 2024 में हम लोग ये कहते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट हो गई चोरी तेरी वोट के चोर गद्दी छोड़। जैसे 2024 में जब आप लोकसभा लड़े तो आपने राजनाथ साहब पर भी यही कहा कि वोट चोरी हो गए। और मेरी आज भी चुनौती है कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, आप रक्षा मंत्री रहो और दोबारा चुनाव करा लीजिए बैलेट पेपर से। अगर 1 लाख वोट से कम हराएंगे तो राजनीति संन्यास लेंगे। भाजपा कैसी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं है। हाँ। उनका दोनों, एक बेटा जो है विधायक है, हाँ। दूसरा बेटा सारा राजनाथ सिंह का काम देखता है। वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है। कितने काउंटर किए हैं, उसके बाद भी अपराध क्यों हो रहे हैं? हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तीनों भाजपा की सरकारें हैं। तब जो है 3000 किलो ये विस्फोटक सामग्री कैसे आ गई? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला इसलिए हम दूसरी पार्टी में चले गए। योगी जी से डर नहीं लगता? कभी आपको ऐसा नहीं लगता बुलडोजर ऐसे यू टर्न मार जाए? भाजपा की जो राजनीति है, जो भाजपा वाली पॉलिटिक्स है, वो कैसी लगती है? वो दिलों को तोड़ने का काम करते हैं, हम लोग दिलों को जोड़ने का काम। 2027 में कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? ये उम्मीद है कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, रविदास मल्होत्रा जी हैं और ये सेंट्रल लखनऊ सीट से आते हैं। अभी करंट में एमएलए हैं, करीब 6 चुनाव विधानसभा के लड़ चुके हैं और 1 लोकसभा का। अभी हाल ही में 24 वाली लोकसभा में लड़े थे। राजनीति करते हुए बहुत समय हो गया है, तो सर से बहुत सारे प्रश्न करेंगे क्योंकि अब की जो राजनीति है बड़ी बदलाव वाली है, बहुत कुछ बदल गया है। स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आपकी जो राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1975 में जी। जय नारायण महाविद्यालय छात्र संघ का मैं उपाध्यक्ष चुना गया जी। और उसी समय देश में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई में जी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हो गया। और उसके बाद 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। तो ये आंदोलन और तेज हो गया जी। और उसके बाद 25 जून 75 को देश में आपातकाल लगा दिया गया। जी। हम लोग संघर्ष कर रहे थे, आपातकाल में हम गिरफ्तार हुए और 20 महीने लगातार आपातकाल में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल के अंदर बंद रहे। क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप जेल गए हुए थे? 18 साल की उम्र थी। हाँ। और हम लोग जो है संघर्ष में शामिल हो गए और आपातकाल के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री हुए और महामंत्री होने के बाद उत्तर प्रदेश में कई बड़े छात्र युवा आंदोलन चलाए और उस आंदोलन से जो छात्र युवकों की समस्याएं थी उनको लेकर के संघर्ष करने का काम किया। करीब 250 मुकदमे लग गए ये सब करने में। हाँ, आपातकाल के बाद और जनता की राजनीति के बीच में 250 बार हम जो है वो जेल में गए और करीब 300 बार ऐसा हुआ होगा कि गिरफ्तार होने के बाद पुलिस लाइन से या थाने से हम लोगों को रिहा भी कर दिया गया। जब कहीं जहां कहीं दमन, जुल्म या अन्याय हुआ या जनता पर कोई उत्पीड़न हुआ, जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के 250 बार जेल में गए। कभी भी एक मुकदमा भी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं और 250 मुकदमे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह के। तो इतना जज्बा कहाँ से आया? शुरू में आम तौर पे क्या होता है घरों में कि एक बार मान लीजिए कोई जेल चला गया, कुछ ऐसा हो गया तो लोग सोचते हैं कि बड़ा ऊंच नीच हो गया कि अब ना करो राजनीति, अब छोड़ दो। नहीं, शुरू में जब हम लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और आपातकाल लग गया तो 20 महीने जब जेल के अंदर बंद रहे तो जेल से और
जो डर होता है वो डर निकल गया। और उसके बाद जो है जब संघर्ष करते थे तो लोगों के लिए संघर्ष करते थे, तो लोगों का जो प्यार, स्नेह, समर्थन, सहयोग मिला, उससे बहुत ताकत मिलने का काम हुआ। और उसका जो उन लोगों ने हम लोगों को अपना आशीर्वाद या अपना समर्थन या अपनी दुआएं दी, उससे संघर्ष में जो है वो मन लग गया प्रकार से। और फिर बिना डरे हुए कभी भी कहीं जुल्म और अन्याय हुआ, तैयार किसी रहे। का भी एक भी आवाज लगी तो हम लोगों ने वहां पहुंच करके उस जुल्म को रोकने का काम किया। तो कभी किसी के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है या अन्याय हो रहा है, हम लोगों ने वहां पहुंच करके जुल्म और अन्याय को रोका, तो उससे उन लोगों को बहुत राहत मिली। उनको जो है जो उनका कष्ट था वो दूर हुआ, या उनके ऊपर जो दमन होने वाला था वो नहीं हुआ। तो इससे हमको अपने आप में बहुत खुशी हुई। इसलिए मन से हम लोग संघर्ष करने का काम करते थे। पहला चुनाव कब लड़े और किस पार्टी से लड़े? कि 89 में जो है वो चुनाव लड़े। उस समय तत्कालीन जो गृह मंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार की, स्वरूप कुमारी बख्शी जी, उनको हमने चुनाव हराया 89 में। किस विधानसभा सीट से? उस वक्त लखनऊ शहर में लखनऊ पूरब सीट थी। लखनऊ में 4 सीटें थी, तो उसमें वक्त लखनऊ पूरब सीट जो है वहाँ मेरा घर था। और वहाँ पर हमने 89 में चुनाव जीता पहली बार, और चुनाव हराया। तत्कालीन जो प्रदेश सरकार की उस वक्त गृह मंत्री थी। उसके बाद जो है वो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। जब कहीं जहाँ कहीं पर भी जनता के मुद्दे उठे, जन समस्याएं उठी, तो वहाँ पहुँच करके संघर्ष करने का काम किया। और फिर 2012 में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से हम फिर विधायक हुए। और बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा? जी, संघर्ष चलता रहा। मतलब चुनाव लड़ते गए बीच में भी? जी हाँ, बीच में चुनाव लड़े। 2002 में हमको 339 वोट से चुनाव हरा दिया गया, और पहले डिक्लेयर हो गया कि हम चुनाव जीत गए हैं। लेकिन उस समय तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो लखनऊ से सांसद थे। उन्हीं की एक सीट थी लखनऊ पूरब सीट, जो है वहाँ से हमको 343 वोट से हरा दिया गया। तो एक बहुत लंबा अरसा है, मतलब बहुत समय दिया है आपने। अभी जब 2024 वाला इलेक्शन था लोकसभा का, तो आप राजनाथ साहब के खिलाफ लड़ गए जी। डर नहीं लगा? नहीं, हमको जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी घोषित किया, तो मैं पूरी ताकत चुनाव लड़ा, और कोई डरने की बात भी नहीं है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि वो प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास 1 इंच जगह वैध भी नहीं है। अवैध तो बहुत दूर की बात है, वैध भी नहीं है। तो मेरा जो है सरकार प्रदेश की या केंद्र की, मेरे ऊपर कोई कुछ भी मेरा नहीं कर सकती है। न मेरी कोई दुकान है, न मेरा कोई फैक्ट्री है, न मेरी कोई इंडस्ट्री है, न मेरा कोई पेट्रोल पंप है। मेरे पास एक पुश्तैनी अपना पारिवारिक मकान है, 160 साल पुराना, उसमें रहते हैं। और उसके अलावा जो है एक मेरा विधायक निवास है जो सरकारी है। इसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई भी सरकार मेरा कुछ नहीं कर सकती। पैसा कहाँ से आया फिर चुनाव में? चुनाव लड़ने के लिए पैसा जनता भी सहयोग करती है। और 89 में विधायक हो गए थे पहली बार, तो उसकी लगातार पेंशन भी मिलती थी। और जब विधायक हुए तो तनख्वाह मिलती थी, और उस पैसे से जो है वो हम लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और जनता भी वार्डों में, मोहल्लों में अपने अपने पोलिंग पर अपना अपना खर्चा खुद करने का काम करती है। जनता चुनाव लड़ाती है। पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो लोगों से हम लोगों ने कहा कि हमको 1 रुपया सहयोग दीजिए, तो जो है वो 2 लाख रुपया इकट्ठा हो गया था। जो है 2 लाख उस समय 1 रुपया मांगा था, जब 1 रुपया मांगा, तब तो करोड़ों अरबों इकट्ठा हो जाएगा। अब जो है जनता पैसा अपने आप लड़ाने को देती है, क्योंकि हम उनके लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो जैसे आपने बताया पहले लखनऊ पूर्वी सीट से आप लड़ते थे, जी। फिर आपने ऐसी सीट पकड़ ली जो अभी लखनऊ सेंट्रल सीट है। नहीं, लखनऊ पूरब सीट जो है
जो मेरा घर था हाँ, वो लखनऊ पूरब में था, हाँ, वो लखनऊ मध्य में आ गया। मध्य में आ जो गया नया परसीमन हुआ जी, उसके हिसाब से 80% जो पूरब का हिस्सा था वो मध्य में आ गया, और जो मध्य सीट पहले से थी उसका भी करीब 50% हिस्सा इसमें आ गया। तो पहले सीट थोड़ी छोटी थी, बाद में परसीमन होने के बाद लखनऊ में 5 सीटें हो गई, उत्तर सीट एक नई बन गई और हमारा जो क्षेत्र था वो मध्य में आ गया। तो आपकी जो सीट है उसका जो समीकरण है पुराना 1989 से लेके 2007 तक लगातार बीजेपी के पास रही। हाँ, यहाँ पर जो है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से सांसद हो गए, और जब वो सांसद हो गए, देश के 3 बार प्रधानमंत्री हो गए, तो यहाँ लखनऊ शहर में वो सब बहुत सम्मानित नेता थे, उनका बहुत आदर था और वो सभी धर्मों और वर्गों की बात करते थे, तो उनका बहुत वर्चस्व यहाँ पर हो गया, जिस कारण से जिसको भारतीय जनता पार्टी भुना रही है, बस पेटेंट हो गई थी मतलब। तो आपकी बातचीत होती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी से? होती थी, मतलब आपको पर्सनली बढ़िया लगते थे? जी जी। थोड़ा सा हम अब की जो राजनीति चल रही है, हाल ही में अभी बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया है, तो बिहार इलेक्शन में क्या हुआ? देखिए, बिहार में हाँ, चुनाव आयोग से मिल के भारतीय जनता पार्टी ने SIR लागू करा दिया। जैसे पहले NCR था, उसके बाद CAA कानून आया, ये उसी का रूप बना करके इसका नाम चेंज करके SIR कर दिया, और बिहार में 69 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक विधानसभा में 30,000 औसतन वोट काट दिए गए, और दूसरी ओर 22 लाख लोगों के नाम भाजपा ने जुड़वा दिए, और वो एवरेज आता है 10,000 से ऊपर। तो 10,000 से ऊपर विधानसभा में नाम जुड़वा दिए भाजपा ने, और 30,000 नाम कटवा दिए, और स्पेशल ट्रेनों से जो है बाहर से ला करके वोट डलवाने के लिए लोग लाए गए, और उन लोगों ने वोट डालने का काम किया। चुनाव आयोग जो है एकदम बिल्कुल ऐसे काम कर रहा था कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग हो। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया है, और 2024 में हम लोग ये कहते थे कि भाजपा ने वोट चोरी कर ली, वोट चोरी कर ली, और लोग कहते थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन बिहार के चुनाव में चोरी नहीं हुई, डकैती हो गई, डाका डाल लिया, क्योंकि दिन दहाड़े खुलेआम वोटों की लूट हुई, और जब 5 से अधिक लोग लूट करते हैं तब वो डकैती हो जाती है। तो वहां पर जो है बिहार में वोटों की डकैती होने का काम हुआ, और जो है खुलेआम जो है बेईमानी करके, धांधली करके इस सरकार बिहार में बनी है। जैसे 2024 में जब आप लोकसभा लड़े तो आपने राजनाथ साहब पर भी यही कहा कि वोट चोरी हो गए। जी, निश्चय हमने कहा, और उस समय जो DM हो लखनऊ के, चाहे CMO हो, LDA के VC हो, या और जो टॉप के अधिकारी पुलिस कमिश्नर हो, ये सब उनके साथ गाड़ी के पीछे स्कॉट में घूमते थे। अब निष्पक्ष चुनाव कहाँ रह गया? और मैंने ये कहा, और मेरी आज भी चुनौती है कि हम विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, आप रक्षा मंत्री रहो और दोबारा चुनाव करा लीजिए बैलेट पेपर से। अगर 1 लाख वोट से कम हराएंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर 1 लाख से कम वोट से हराएंगे तो, यानी हम 1 लाख हराएंगे तो साथ ही साथ 1 लाख वोट से ज्यादा वोट से हराएंगे, और विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, और आप राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री रहें और चुनाव करा लें बैलेट पेपर से। तो जो EVM मशीन होती है, इसमें हर विधानसभा के अंदर ये 20 से 25,000 वोटों का अंतर कर लेते हैं। EVM से खेल हो जाता है। EVM से, और पूरा देश ये मांग कर रहा है। EVM मशीन इसने बनाई थी, उस कंट्री में भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। अमेरिका इतना एडवांस कंट्री है, लेकिन वहां भी चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, वहां भी EVM मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। अब इस सरकार की अपनी नाकामी खुद ही कहती है कि अगर चुनाव कराएंगे बैलेट पेपर से तो लोग बैलेट पेपर लूट लेंगे। इसका मतलब आप जो है, सरकार आपकी अक्षम है, और वो आपने खुद स्वीकार कर लिया
कि हम उस अपराधी लूट लेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। ये तो चुनाव आयोग का फैसला होगा ना कि बैलेट पेपर से होगा कि ईवीएम से होगा। नहीं, जब पूरा जनता मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सारे विपक्ष और पूरी देश जनता ये मांग कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि एक ही चुनाव दोबारा करा लीजिए लखनऊ शहर का। राजनाथ सिंह चुनाव जीते हुए हैं, चुनाव दोबारा लड़े, हम भी चुनाव लड़े साथ में उनके, और उसके बाद तय हो जाएगा कि बैलेट से चुनाव लड़े तो वो कितने वोट से हारे, अंतर मालूम हो जाएगा। तो अपने आप साफ हो जाएगा कि ईवीएम मशीन से बेमानी से वो जीते हैं और बैलेट पर से चुनाव हारे हैं। इतना कॉन्फिडेंट है आप जी। तो कुछ पर्सनल क्रिटिसाइज है, मतलब पर्सनल टीस है कि रिश्ते अच्छे हैं राजनाथ साहब से? नहीं, देखिए, हम लोगों को जीत हार से अंतर नहीं पड़ता है। हम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर लड़ते हैं। वो जीते हारे, वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का हम लोग काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। अगर चुनाव जीत जाते हैं, सांसद हो गए होते तो और बड़े रूप में काम होता, नहीं हुए। विधायक रह करके भी हम अपने क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं, और क्षेत्र भी जो है जहाँ विधायक नहीं भी हैं, क्षेत्रों में वहां भी जाकर के लोगों वहां भी सहायता कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते कैसे हैं राजनाथ साहब से, वो आपने नहीं बताया? हमारी उनसे मुलाकात चुनाव के बाद से नहीं हुई। पहले हुई है? चुनाव से लखनऊ कभी आते नहीं है, और लखनऊ कभी आते हैं तो उनके कुछ लोग हैं जो लोग घेर लेते हैं। हाँ। वो उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। अब बाकी आप आज ही आए हुए हैं, बाकी आप समझ गए होंगे आज आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। अब मुझे हम लोग पता नहीं होता। आज आए हुए हैं। जब अखबार में बाद में निकलता है तो एक खबर निकलती है कि राजनाथ सिंह आज लखनऊ में, लखनऊ का सांसद लखनऊ में, ये खबर निकलती है। इससे आप समझ लीजिए कि कभी जनता उनसे मिल नहीं सकती, जनता उनसे मिलने दिल्ली जाती है। तो हम लोगों से भी कोई मुलाकात उनकी कभी उन्होंने नहीं। उनके बेटे तो यहीं रहते हैं ना एक? हाँ, बेटे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि परिवारवाद नहीं है। हाँ। उनका दोनों, एक बेटा जो है विधायक है, हाँ। और एक बेटा जो है प्रदेश का भाजपा का उपाध्यक्ष है, दूसरा बेटा सारा राजनाथ सिंह का काम देखता है। तो संघर्ष कर रहे हैं वो लोग भी। अभी कौन सा राजनाथ साहब ने टिकट दिला दी है? नहीं, विधायक है एक बेटा उनका, पंकज सिंह विधायक है ना, नोएडा से हैं। लेकिन अभी तो उनको भी टिकट राजनाथ साहब ने नहीं दिलाई थी ना? नहीं, और कौन दिलाएगा? राजनाथ सिंह जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 6 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र के गृह मंत्री रहे हैं, तो रक्षा मंत्री हैं, तो वो तो परिवारवाद हो नहीं गया। अब यहाँ मोहनलालगंज के सांसद से हार गए चुनाव वो, उनकी पत्नी भी विधायक है, उनका साला भी विधायक है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। लखनऊ में टोटल 9 सीटें हैं विधानसभा की। 9 में से 2 समाजवादी पार्टी के पास में, 7 सीटें जो हैं भाजपा के पास में। 2012 में 7 सीटें हम लोगों के पास थी, 7 पर समाजवादी पार्टी के लोग थे। 2022 में जो है वो धांधली करी गई, और जब चुनाव हो गया तो चुनाव होने के बाद जहां बक्से रखे हुए थे, हम वहां पर कैंप लगा करके बैठे थे। तभी वहां जब गए तो मालूम हुआ कि एक गाड़ी जहां अंदर ईवीएम रखी हुई है वहां पर पहुंच गई है, जबकि वहां मेन गेट पर गाड़ी जाना अलाउ नहीं था। तो मैं गेट पर भागा, दौड़ के देखा मैंने, और मैं चिल्लाया कस करके। तो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग जो थे उन्होंने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, और मैं उस गाड़ी के आगे खड़ा हो गया दोनों हाथ फैला करके। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तब मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर सेंट्रल के आरओ मौजूद थे। तो हमने उनसे कहा कि जब आपने खुद नियम बनाया है कि मेन गेट से कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, तो गाड़ी लेकर के आप क्यों गए? तब तक उसकी गाड़ी में बैठे हुए 4-5 लोग भाग गए। फिर हमने उनसे कहा कि हम आप गाड़ी तलाशी लेंगे गाड़ी की। तो उन्होंने मोबाइल फोन पर कहा कि हाँ, गाड़ी तलाशी ले लीजिए। तो गाड़ी तलाशी ली गई तो उसमें रॉड, छीनी, हथौड़ी, पेचकस, प्लास और ताला, चाबी, सील सब बरामद हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये रॉड क्यों है, ये आरी का काम गाड़ी के अंदर क्यों रखा है आपने ये पेचकस, प्लास और क्यों रखा, हथौड़ा रखा? वो ताला तोड़ने का
और ईवीएम मशीन में हेरफेर करने का और ताला फिर बंद करने का और फिर सील करने का पूरा सामान उनके तो पास। बक्से में बंद रहती ना है, बक्से में बंद रहती है ईवीएम। तो ईवीएम बक्से में बंद रहती है। वो ताला बाहर ताला बंद रहता है। उस ताले को तोड़ने का, काटने का, हथौड़े से, आरी से, राड से तोड़ने का सब इंजाम था। उसके बाद जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि उस आरओ ने जो है के पास सामान मिला था उसको हटाया गया। जिस आरओ ने 2022 में इलेक्शन कराया था उस आरओ को हटाया गया और दूसरे आरओ ने जब काउंटिंग करी तब हम चुनाव जीते। भाजपा कैसी सरकार है जी? कैसी भाजपा जो है वो उनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, जनता की समस्याओं से। कभी भी भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री महंगाई पर बात नहीं करते हैं, कभी महंगाई शब्द के बारे में बोलते नहीं है, कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है, कभी इस पर बात नहीं करते। वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है। अब कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जो है जब ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी लिस्ट जारी कर दें, पुलिस कस्टडी में कितनी मौतें हुई हैं इसकी लिस्ट जारी कर दें, और जो कितने काउंटर किए हैं उसके बाद भी अपराध क्यों हो रहे हैं, और जो है हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तीनों भाजपा की सरकारें हैं, तब जो है 3000 किलो ये विस्फोटक सामग्री कैसे आ गई, जो अभी हाल ही में ब्लास्ट, जो हाल में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश भी और दिल्ली भी तीनों भाजपा की सरकारें और केंद्र भाजपा की सरकार है। तो फिर कैसे इतना बड़ा विस्फोटक सामान, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, 2 साल किसानों ने आंदोलन किया, 750 किसान की मौत हो गई, और ट्रैक्टर लेकर के वो किसान लाल किले नहीं पहुंच पाए, 2 साल के बाद भी नहीं पहुंच पाए। तो फिर ये आतंकवादी इतना विस्फोटक सामान लेकर के लाल किले के पास कैसे पहुंच गया? क्या ओपिनियन है आपका, कैसे, क्या है? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो इतना बड़ा विस्फोटक सामान कैसे आता है? ठीक बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2027 आने वाला है, तो 27 में वापस चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव हम लोग लड़ने को तैयार रहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो निर्णय करेंगे वो निर्णय हम लोगों को स्वीकार होगा। अगर पार्टी कहेगी संगठन का काम करना है, संगठन काम करेंगे। पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ करके सरकार में और बनाना है और विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे उठाने हैं, वो काम करेंगे। हमारी तैयारी चुनाव लड़ने की पूरी है 2027 में। जी, बेटे को नहीं लड़ाएंगे? नहीं, अभी तो हम चुनाव में खुद लड़ेंगे और लड़ाएंगे। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो स्वीकार। समाजवादी पार्टी में सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है आपको? ऐसी क्या चीज है जो रविदास साहब को बड़ी पसंद है यार, कि नहीं इस वजह से हम समाजवादी पार्टी में हैं? समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई है, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के माननीय मुलायम सिंह जी ने जो संघर्ष किए हैं वो बेमिसाल संघर्ष किए हैं। कभी भी आप कोई पूछ ले कि धरती पुत्र कौन है, तो कोई आम आदमी कह देगा कि मुलायम सिंह यादव। सब जानते। कोई कह दे सुभाष चंद्र बोस जी के पास कि नेताजी कौन है, या नेताजी ने आज ये घोषणा करी है, तो लोग जान जाते थे कि नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी। तो मुलायम सिंह यादव जी ने जो संघर्ष किया और सिखाया, हम लोग जो है उस कारण से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उसमें समाजवादी पार्टी में है। और उसके बाद उसी विचारधारा को लेकर के अखिलेश यादव जी भी आगे चल रहे हैं, इसलिए उनके साथ। आपकी क्या उम्र रही होगी जब पहली बार आपकी नेताजी से मुलाकात हुई? जब हमारी मुलाकात नेताजी से हुई तो उस समय हमारी उम्र लगभग 34-33 साल की थी, और जनता दल से हमको टिकट मिला। मुलायम सिंह यादव जी उस समय यूपी के अध्यक्ष थे, और वो उन्होंने हमको टिकट दिया, हम विधायक हुए, और उसके बाद जो है नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। उनमें गुण था कि वो कभी भी उनके पास किसी काम को लेके पहुंचे हैं तो वो उस काम को करवाते थे।
मतलब कोई भी कार्यकर्ता, हम नहीं, विधायक थे मान लीजिए, जी। कभी भी मुख्यमंत्री वो थे और उनके पास छोटा सा भी आदमी पहुंच जाता था तो उसका वो दुख और कष्ट सुनते थे और उसको दूर करने का बराबर समझ लेते थे। समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था, मुख्यमंत्री होते हुए भी वो कार्यालय में बैठते थे और कार्यकर्ताओं की और जनता की दुख दर्द समस्याएं सुनते थे, उसको हल करते थे। ठीक बात। जैसे नेताजी के अपना एक व्यक्तित्व रहा, अपना एक व्यवहार था, अपना एक आचरण रहा, वो क्या पूरा एज इट इज अखिलेश जी में है? लगभग उसमें उनमें है सब जो है। कुछ एक बातें ऐसी हैं जो नेताजी में बहुत अच्छी थी, वो भी अखिलेश जी में है। लेकिन जैसे मान लीजिए नेताजी कार्यकर्ताओं का सम्मान पूरा करते थे, 100% करते थे, समय देते थे, लोगों से मिलते थे, दुख दर्द सुनते थे। वो सब काम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं और सबकी बात सुनते हैं, सबका सम्मान करते हैं। आपकी कैसी बातचीत अखिलेश जी से? बढ़िया वाली या ठीक ठीक? नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रॉपर समय हमें मिलता है सब? मैंने सुना है समय कम मिलता है। जी नहीं, पूरा समय जब भी जाते हैं। हाँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सबसे अच्छी बात एक ये है कि कोई विधायक, हम ही नहीं, कोई विधायक आए तो किसी वक्त भी अगर वो बैठे हुए हैं तो उनको तुरंत जाकर के विधायक उनसे मिल सकता है। कोई विधायक कभी भी आए और वो कोई भी कार्यक्रम कर रहे हो, कोई बैठे हो, विधायक के लिए कोई रोक टोक नहीं, सीधी एंट्री होती है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला इसलिए हम दूसरी पार्टी में चले गए। देखिए, वो बहुत से लोग तो बहाना बनाते हैं। अभी बीच में 3 विधायक आपके बागी भी हो गए। देखिए, वो जो बागी हुए थे वो उन लोग जो है उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर दूसरे को दे दिया। हाँ। जो भाजपा का प्रत्याशी थे उनको वोट दे दिया। अब अखबारों में भी आया कि 5 करोड़ रुपया लिया, एक मकान दिया। तो अब प्रलोभन में आकर के तो कोई दल छोड़ दे तो वो उसका अपना व्यक्तिगत बात है। कुछ मंत्री बनने के लिए उसमें से एक जना गया था तो वो मंत्री बना भी नहीं। तो इसलिए जो है वो समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है और जो लोग छोड़कर गए हैं जी, उसमें सबसे ज्यादा एक व्यक्ति थे इसकी अखिलेश यादव जी, उनका हर वक्त सम्मान करते थे, बुलाते थे उनको और हर वक्त उनको मिलने की छूट थी। मनोज जी की बात कर रहे हैं? जी, आप समझ गए मनोज पांडे की। वो एकदम जस्ट पीछे बैठा करते थे। जी, अखिलेश जी के जस्ट पीछे बैठते थे और मुख्य सचेतक थे पार्टी के। तो उसके बाद भी जो है उन्होंने ऐसा किया। आपने बड़ा समय दिया समाजवादी पार्टी को, तो बोला तवज्जो मिलता है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से मिलता है, एकदम मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों से बात करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, पूछते भी हैं और उस पर जो है पार्टी अमल भी करती है। लखनऊ शहर में रहते हैं और आप सेंट्रल सीट से एमएलए हैं, यही मुख्यमंत्री आवास भी है। योगी जी से डर नहीं लगता? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। कभी आपको ऐसा नहीं लगता बुलडोजर ऐसे यू टर्न मार जाए? बुलडोजर वहां चलेगा ना जहाँ अवैध होगा या वैध होगा। हाँ। जब मेरे पास कोई जमीन ही नहीं है, कोई मकान ही नहीं है, तो मुझे किस बात का डर कि मेरा कौन सा मकान गिरा देंगे। अच्छा, कैसे मुख्यमंत्री हैं? देखिए, बुलडोजर जो चलता है ये ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, झोपड़ी है जिसकी, झुग्गी है, गरीब आदमी है, उसका मकान आपने गिरा दिया, वो कहाँ जाके रहेगा? उसके रहने का भी इंतजाम सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया और मकान गिरा दिया। और हमने एक बार कहा कि मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन का गोदाम में छापा डाला स्वास्थ्य मंत्री ने और 16 करोड़ 40 लाख की दवाएं मिली एक्सपायरी डेट की। तो उसके किसी एक आदमी की, दोषी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर नहीं चला। तो इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं जो कितने बड़े बड़े करप्शन किए हुए हैं, उनमें किसी एक के घर पर बुलडोजर नहीं चला। चला कहाँ पर? जो नजूल की जमीन पर 50 सालों से गरीब लोग रह रहे हैं, अकबर नगर पर चला, जहां पर 4000 लोग रहते थे। 4000 लोगों के मकान बने हुए थे और वो आजादी से पहले से रहते थे, 4 पुश्तों से रहते आ रहे थे। उनके मकानों को गिरा दिया गया, पूरा अकबर नगर ढा दिया गया। और वहां पर क्या काम हुआ? पेड़ लगा दिए गए और पेड़ सब सूख गए। 2027 में कितनी सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी की? 2027 में समाजवादी पार्टी पूरे ताकत के साथ
चुनाव की तैयारी कर रही है। यहाँ पर SIR लागू हो गया है। वोटर लिस्ट को ठीक कराने का काम चल रहा है। सभी पोलिंग स्टेशन पर और बूथ पर PDA प्रहरी बना दिए गए हैं जो BLA के रूप में काम कर रहे हैं और BLO के साथ मिल करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो है सबके नाम जुड़ जाएं और जनता में जबरदस्त बदलाव और परिवर्तन की इच्छा है। जनता भाजपा की सरकार से बहुत परेशान है। जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है और इसलिए 2027 में समाजवादी पार्टी की बहुत जबरदस्त लहर चलेगी और ये उम्मीद है कि 300 सीटें समाजवादी पार्टी को अकेले मिलेंगी। 300 सीटें जी। मतलब बीजेपी वाले फार्मूले पे तो नहीं आ गए? नहीं, हम लोगों का फार्मूला जनता वाला फार्मूला है और जनता खुद ही परिवर्तन करना चाहती है। लगातार महंगाई बढ़ी है, जनता बहुत परेशान है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवानों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है, अपराध चरम सीमा पर है, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, अधिकारी से लेकर के सब लोग लिप्त है करप्शन में। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? हम लोग सरकार आएगी तो सबसे पहले 300 यूनिट बिजली जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हम लोग जो है वो 8,000 रुपया और हो सकता है कि अब 10,000 रुपया का निर्णय हो, हम लोग प्रति माह देने का काम करेंगे। नौजवान लोगों को जो संविदा पर काम करते हैं उनको परमानेंट नौकरी होगी। अब यहाँ संविदा पर जो नौकरी पर लोग काम भी कर रहे हैं उनका शोषण हो रहा है। जो शिक्षा मित्र वाले लोग थे वो काफी लंबा प्रकरण चला है। जी जी जी। तो उसके अलावा जो है जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं। जो है घटिया किस्म की दवाएं आ रही हैं, न जांच हो रहा है, न इलाज हो रहा है, न दवा मिल रही है और दवा इलाज जांच के अभाव में लोगों की मृत्यु हो रही है और मृत्यु दर प्रदेश के अंदर बहुत बढ़ गई है। जन्म दर से मृत्यु दर बढ़ गई है जो इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई, गड़बड़ है और घटिया किस्म की दवाएं खरीदी जा रही हैं। हम लोग जो हैं जो ब्रांडेड लिस्टेड कंपनियां हैं उन लोगों से सप्लाई करवाएंगे, सब चीज ओपन होगी। यहाँ पर मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन बना हुआ है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन दवाएं खरीदता है, उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, बिना CMS और CMO की मर्जी के दवाएं खरीदी जाती हैं। जैसे मान ली किसी दवा का गोरखपुर में जरूरत है तो वो दवाएं खरीदते पूरे प्रदेश भर के, तो बाकी दवाएं खराब हो जाती हैं। तो जनता के पैसे में लूट हो रही है। विकास का काम सड़क पर नहीं हो रहा है, जमीन पर नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पर है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार आखिर तक खर्च नहीं कर पाती है और आखिर में 29, 30, 31 मार्च को सब फर्जी चेकें बनने का काम होता है। आप लखनऊ शहर में घूमिए, जो विकास का काम आपको दिखाई पड़ेगा वो विधायक कोटे से हम करवा रहे हैं। इसके अलावा सरकार कोई भी विकास का काम नहीं करवा रही है। सरकार पैसा नहीं दे रही है आपको? कोई पैसा नहीं दिया है। मंजूरी नहीं देती है। विकास में या और समग्र उसी विकास में 1 रुपया भी सरकार ने हमको विधायक निधि के अलावा नहीं दिया है। हम विधायक निधि से ही जो है पूरे क्षेत्र में विकास का काम करा रहे हैं और सरकार ने PWD से या समग्र विकास से या त्वरित विकास में कहीं कोई भी जो है वो काम का पैसा नहीं दिया है। विधानसभा के अंदर नियम 56 में, नियम 51 में, नियम 301 में यहाँ लगा करके कुछ सड़कें और कुछ काम जो है वो विधानसभा के प्रश्न के माध्यम से कराया आपने। जो आपकी सेंट्रल सीट है उसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जैसे 1989 से लेकर 2007 तक बीजेपी के पास रही, आपने बताया क्यों रही। तो इस तरह की सीट में आपने लड़ने का साहस कहाँ से आया कि भैया ये वाला बीड़ा उठा लेते हैं? 89 में हम चुनाव जीते थे, उसके बाद 91 से भाजपा के पास आई। क्योंकि मेरा घर इस विधानसभा क्षेत्र में था
और हमने संघर्ष किया, तो इसी विधानसभा क्षेत्र से हमको पार्टी ने टिकट दिया और मैंने तत्कालीन जो गृह मंत्री थी स्वरूप कुमारी बख्शी, उनको चुनाव हराने का काम किया। फिर 12 जीते। उसके बाद जो है 2002 में कुछ चंद वोटों से हमको चुनाव हरा दिया गया। फिर 2012 में हम चुनाव जीते और प्रदेश सरकार में 2 बार मंत्री रहे, राज्य मंत्री स्वयं प्रभार और कैबिनेट के मंत्री, कैबिनेट में भी रहे। 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया। गठबंधन के बाद 29 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, दोनों लोगों ने एक साथ रोड शो किया और मेरे विधानसभा क्षेत्र के 90% में क्षेत्र में मेरे लिए वोट मांगा और पूरे क्षेत्र में जो है जबरदस्त उनका स्वागत किया गया। और 30 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के बावजूद मेरे खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया और जो मारूफ खान को, ये तो गठबंधन नहीं हुआ ना, गड़बड़ा गया ये गठबंधन के नियम का पालन नहीं हुआ। गठबंधन जो है, हम सिटिंग विधायक थे, प्रदेश सरकार के मौजूदा मंत्री थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को वहां सीट खड़ा करने की क्या जरूरत थी, जबकि कांग्रेस पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी मेरा चुनाव प्रचार भी कर दिए और उसके एक दिन बाद ही मेरा टिकट जो है वो वहां उसको टिकट दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपना पद खड़ा कर दिया। तो ऐसे बिहार में भी हुआ कि 13 सीटों के ऊपर आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़े, आपस में लड़ गए तो लड़ गए। तो 17 में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नियम का पालन नहीं किया। उसके बाद जो है चुनाव जीत गए ब्रजेश पाठक, लेकिन वो प्रदेश सरकार में 5 साल मंत्री रहे, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन हम लगातार जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष किया, लड़ा, जनता के हर सुख दुख कष्ट में पहुंचे। और जब 22 में मुझको टिकट मिला फिर से, तो जो ब्रजेश पाठक 5 साल के मंत्री रहे थे, आज डिप्टी सीएम है, वो मेरा क्षेत्र छोड़कर चले गए और दूसरे क्षेत्र में चुनाव उन्होंने लड़ा। तो हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की एक आवाज पर वहां पहुंचते हैं, जनता के सुख दुख और समस्याओं के लिए लड़ने का काम करते हैं। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, मतलब बहुत लंबा सफर है, तो 50 साल का करीब, तो क्या फॉर्मूला है? मतलब पैसे से काम कर नहीं रहे, कर कैसे रहे? जनता से व्यक्तिगत संपर्क में रहते, 1 to 1। और कोई भी व्यक्ति, मुझे किसी जगह मालूम होता है कि किसी व्यक्ति की घर में कोई मृत्यु हो गई है, कोई दुख हो गया है, हम लोग वहां पहुंचते हैं, जाते हैं। कोई शादी है, कोई उनका सुख का प्रोग्राम है, मुझे बुलाते हैं तो हम वहां जरूर जाते हैं। कोई भंडारा है, कोई पूजा है, कोई भजन संध्या है, कोई जागरण है, कोई उर्स है, जब मुझे बुलाते हैं तो हम वहां जरूर जाते हैं। ठीक बात। अभी एक मुख्तार अंसारी की जगह पे 72 करीब मकान बने हुए थे, आई थिंक फ्लैट बने हुए हैं, तो उसका क्या मामला है? यहाँ पर मुख्तार अंसारी जी का मकान था, हाँ, उसके मकान को तोड़ दिया गया और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि यहाँ पर गरीबों को मकान देंगे, तो 72 फ्लैट वहां पर बने। ये तो अच्छा काम हुआ, गरीबों को मकान देंगे। लेकिन 3 तारीख तक फार्म जमा करने की लास्ट डेट थी और जो है उसके बाद ये कहा गया कि 10 तारीख को लॉटरी निकलेगी और लॉटरी के माध्यम से जो मकान गरीबों को दिए जाएंगे। उसमें ये कहा गया कि 3 लाख रुपए से कम जिसकी वार्षिक आय होगी, वही लोग मकान का आवेदन कर पाएंगे। 3 लाख रुपए से कम जिनकी, मतलब सालाना जो इनकी वार्षिक आय होगी वो अप्लाई करेंगे। उन लोगों ने फार्म भरा और उसके बाद जो है वो लॉटरी 3 तारीख को कहा गया 10 को होगी और 4 को लॉटरी निकाल दी और किस्त रखी है 1 महीने की 29,272 रुपया, जो 3.5 लाख रुपए से अधिक आती है। अब 3 लाख रुपए से कम आय के व्यक्ति को मकान दे रहे हैं और 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की 1 साल में किस्त रखी है, तो वो क्या खाना खाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, अपना जो है खर्चा करेगा, वो कैसे करेगा? तो इसका मतलब है कि वो मकान जो है
वो गरीबों को नहीं दिए गए हैं, वो मकान में जो है वो बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। ठीक बात। मीडिया से हमेशा जो है शिकायत रहती है समाजवादी पार्टी के लोगों की, तो क्या शिकायत है आपकी? देखिए, सबसे शिकायत नहीं है। हाँ आपसे शिकायत नहीं है जी। हमारी शिकायत ये है कि मीडिया निष्पक्ष दिखाए। हाँ। और हम जब आपको घटना बताएं, आपातकाल में हम लोग बंद रहे 20 महीने, उसके बाद जब चुनाव हो रहे थे तो मीडिया सरकार बना दी। मीडिया इतनी सरकार के खिलाफ बोलती थी कि जनता ने परिवर्तन कर दिया। आज मीडिया कभी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती है, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ भी करें। अब जो जनता पूछती है कि प्रधानमंत्री कोविड फंड में कितना पैसा आया, तो प्रधानमंत्री बता नहीं सकते हैं, बताएंगे भी नहीं। ये जो है, तो इसलिए सवाल जो है मीडिया से ये है कि वो जनता के मुद्दों को दिखाए। कभी मीडिया महंगाई पर बहस नहीं करती है। कभी डिबेट आपने देखा कि बेरोजगारी पर डिबेट हो, कभी डिबेट हो करप्शन के ऊपर, कभी डिबेट इस बात पर हो कि भूखमरी से कितने लोग मर गए हैं, कभी ये डिबेट इस बात पर हो कि स्वास्थ्य सेवाएं कितनी खराब हालत में है, दवा इलाज और जांच नहीं मिल रहा है। कभी डिबेट इस बात पर नहीं होती कि 5000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए। तो इस पर डिबेट होनी चाहिए। ये हमारी वो है, डिबेट उस विषयों पर होते हैं जो जनता के मुद्दे नहीं। जैसे आपकी जो राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई छात्र संघ राजनीति से हुई, अब तो छात्र संघ चुनाव ही बंद हो गए, तो ये आपकी अगर सरकार आती है तो चुनाव वापस से रिन्यूअल करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र संघ के चुनाव हो जाइए। जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो जो चुनाव लड़ते हैं वो लोग संघर्ष करते हैं, और जो अधिक संघर्षशील होता है उसको छात्र चुनते हैं। तो छात्र संघ के चुनाव में कौन बड़ा संघर्षशील नेता है उसको चुनने का काम करते हैं। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में एक ही बार चुनाव लड़े और एक ही बार महामंत्री हो गए, जबकि जो है सही माने में मेरे जाति के बहुत कम लोग विश्वविद्यालय के अंदर छात्र थे। तो केवल संघर्षों के कारण जो है चुनाव लोग जो रियल मुद्दे को उठाते थे, हाँ। जो छात्र होते हैं वो उनको वोट देते थे, इनको देखते थे कि ये हमारे मुद्दों के लिए सबसे अधिक संघर्ष करता है। तो उसमें संघर्ष की होड़ लगती थी, तो उसमें संघर्षशील लोग पैदा होते थे और वो लोग जनता के और छात्रों के युवकों की समस्याओं के संघर्ष करते थे। अब छात्र संघ को बैन कर दिया तो वो संघर्षशील नेता पैदा होना बंद हो गए। अब जो है ये सरकारें चाहती हैं कि चाटुकार लोग उनके इर्द गिर्द रहें, संघर्षशील लोग न रहने पाए, और इसीलिए जो है वो छात्र संघ के चुनाव पर बैन लगा दिया गया है। हम लोग ये चाहते हैं जब सरकार हमारी बनेगी तो छात्र संघ के चुनाव हों, और छात्र संघ के चुनाव होने से जो नेतृत्व है वो निकल करके आता है, और वो फिर जब जनता के बीच में आता है तो वो जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करता है। भाजपा की जो राजनीति है, जो भाजपा वाली पॉलिटिक्स, वो कैसी लगती है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैलाने का काम करती है। हम लोग ये चाहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम फैलाया जाए। वो दिलों को तोड़ने का काम करते हैं, हम लोग दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब धर्मों का बराबर सम्मान हो। हमारा मानना ये है, वो कहते हैं हिंदू धर्म एक हो। हमारा मानना ये है कि दुनिया का मालिक एक है, और उस दुनिया के मालिक का ही नाम परमपिता परमेश्वर है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम गॉड है, उसी का नाम परवरदिगार है, उसी का नाम अकाल पुरुष है। तो वो दुनिया का मालिक एक ही है। और जब दुनिया के मालिक ने दुनिया में एक आदमी बनाया और एक औरत बनाई, कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान ये कह दे कि 2 आदमी बनाया या 2 और महिलाएं बनाई, तो कोई भी कह दे हम उससे बहस करने को तैयार है। उसने एक आदमी बनाया, एक औरत बनाई, हम सब उसके बच्चे। धर्म के हिसाब से अलग अलग नहीं बनाए, धर्म के हिसाब से नहीं करेगा, अलग अलग नहीं बनाया कि हिंदू अलग दिखेगा, मुसलमान अलग दिखेगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सब धर्मों का सम्मान हो, आपस में मोहब्बत फैलाई जाए और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई
इस बात पर नहीं हो कि मंदिर मस्जिद को लेके लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई इस बात मंदिर पर हो तो बन कि गया, महंगाई दूर हो। मंदिर तो बन गया है, मंदिर तो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट, खुश हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट के बनाने पर मंदिर बन गया। हम कहते सुप्रीम कोर्ट ने किया, हाँ, लेकिन न्यायालय ने फैसला किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर लिए। आप खुश हैं? सोने की ईंटें इकट्ठा कर ली। वो कहाँ है? वो जनता के बीच मंदिर बन गया, अभी खुश हैं आप? दर्शन करने गए? नहीं, देखिए, मंदिर बन गया। हाँ। किसी का इस बात पर विरोध नहीं था कि मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस चल रहा था, दोनों पक्ष ये कहते थे कि जो कोर्ट फैसला करेगा उसको मानेंगे। हाई कोर्ट ने फैसला किया, हाई कोर्ट ने फैसला किया कि उस जमीन को 3 लोगों को बांट दिया जाए, हिंदू को भी, मस्जिद को भी, और जो वहां अखाड़े के लोग भी हैं। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, पूरे देश में किसी आदमी ने विरोध नहीं किया और सबने स्वीकार किया, सबने सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया। यही तो बात पहले हम लोग कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, जो निर्णय करेगा सब लोग उसको माने। लेकिन मुख्य बात क्या थी कि रथ यात्रा निकाल करके, आपने सुना होगा कि सोने की ईंटें दी गई थी। यात्रा तो अभी भी बागेश्वर धाम कर रहे हैं। हाँ। वो यात्रा में धन आया, वो धन कहाँ गया? जब ट्रस्ट बना, ट्रस्ट से पैसा आया, ट्रस्ट ने काम किया, तो वो सब सुप्रीम कोर्ट का सहयोग है। अगर जो है वो आपस में, हम लोग चाहते थे कि 2 तरीके थे, या तो आपस में मिल करके दोनों पक्ष सुलह कर ले, या फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सब लोगों ने चाहे मन से चाहे बेमन से स्वीकार कर लिया। आपकी विधानसभा में आपके समाज के लोग कितने हैं? देखिए, हम लोगों ने कभी जो है समाज में किसी धर्म जाति की गिनती नहीं करी जी, और हम लोग चाहते हैं कि जनता भी देखे कि कौन उसके लिए संघर्ष करता है। 24 घंटे, कभी रात में 2 बजे भी हमको कोई मिलने आता है तो भी हमसे मिल सकता है। कभी भी कोई हमसे मिलना चाहता है, उसका दुख है सुख है, हम उसके साथ में खड़े हैं। तो जनता को ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि किस धर्म के हम हैं। हम लोग जो हैं वो जो पीड़ित हैं, देखिए हम लोगों का पीडीए है। पीडीए का अर्थ समझाना है कि पीडीए के जो 2 अर्थ हैं। एक तो पीडीए का अर्थ है कि पिछड़ा, पी से, डी से दलित, और ए के 3 अर्थ हैं। ए से अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में मुस्लिम और ईसाई और सिख। दूसरा ए का अर्थ है आधी आबादी जो महिलाओं की है, और तीसरा ए का अर्थ है कि अगड़ी जाति के गरीब लोग। तो पहले इसका नाम राष्ट्रीय रख रहे थे PDAAA, तो ये नाम कहने में वो नहीं था, और पीडी आराम से लोग कह देते हैं। ए के 3 अर्थ हैं। और दूसरा पीडीए का अर्थ है पी से पीड़ित, डी से दुखी, ए से अपमानित। जो पीड़ित, दुखी, अपमानित है, सारे कवर कर लिए। वो जो है हम लोग उनके संघर्ष करते हैं। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो अगड़ी जाति के गरीब लोग हैं और आधी आबादी महिलाएं हैं, उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार, इसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करते हैं, करते रहेंगे। 2027 करीब है जी, मोटा मोटी 1 ही साल बचा हुआ है, 27 आ जाएगी। तो कैसा इस बार का रोमांचक रहेगा इलेक्शन, या जैसे बिहार में हुआ एकदम ऐसा ही होगा? नहीं, देखिए हम लोग लगातार 5 साल जो है वो इलेक्शन मोड में रहते हैं, और लगातार ये रहता है कि चुनाव कल ही होने वाला है, ऐसे काम करते हैं। ऐसे तो भाजपा भी कर रही है। हाँ, हम लोग ये करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं करती है। वो जाकर के हमको बताएं, अगर ऐसा करते हैं तो लखनऊ में जो जहां हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा भी है, तो विधानसभा के चारों ओर सड़क बनी है, वे सड़क पूछे तो बनवाएं। तो विधानसभा के चारों ओर तो काम करते हैं बस। बाकी जहाँ गरीब रहते हैं, जहाँ पर जो और लोग रहते हैं, पिछड़ित रहते हैं, या उपेक्षित लोग रहते हैं, जो वहाँ पर भी विकास का काम ऐसा ही होना चाहिए। वो नहीं करते हैं। वो कभी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे ही नहीं। ठीक, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं तो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। विधानसभा बढ़िया चल रही है?
देखिए विधानसभा से तो कोई शिकायत नहीं है। नहीं, विधानसभा से शिकायत ये है कि विधानसभा इतने कम दिन चलती है। 25-26 करोड़ का प्रदेश है और पूरे प्रदेश में अनगिनत तरह की समस्याएं हैं। अब 3-24 हाउस चला 3 दिन का, तो 3 दिन के अंदर 25 करोड़ जनता की समस्याएं हम कैसे रख सकते हैं? हम जो जनता परेशान है, जिनके अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को वहां नहीं रख पाते हैं। जब उन मुद्दों को नहीं रख पाते हैं तो फिर हम लोग प्रदर्शन करते हैं, हम बेल में आते हैं और फिर नारेबाजी करते हैं महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, स्वास्थ्य सेवाओं ध्वस्त के खिलाफ। फिर हम जनता के हर मुद्दों पर जब हमको जो है उसका व्यापारी है उनका उत्पीड़न हो रहा है, उस पर बोलने को मौका नहीं मिलेगा, तो फिर हम प्रदर्शन करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, हम देश को बताते हैं कि हम आपके मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और भाजपा जो है ये चाहती है कि जनता के मुद्दों पर प्रॉपर बहस ना होने पाए। तो आपके कहने का मतलब विधानसभा कम चलती है, कम चलती है। पहले कितनी चलती इसका सत्र जो है कम से कम एक 365 दिन में कम से कम 90 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। और 90 दिन कम से कम न चले विधानसभा तो भी कम से कम इतना तो हो कि जो विधानसभा के अंदर 25 करोड़ जनता के मुद्दे हैं उनके मुद्दों को रखने का अवसर तो मिले। अभी कितनी चल रही है? अभी मुश्किल से चलती है 20-25 दिन 90 में से। जी, तो आप कह रहे हैं बहुत कम हो गए। तो जी, कम से कम 50 दिन तो विधानसभा। तो आपने कहा नहीं अध्यक्ष जी से? हमने अध्यक्ष जी से कहा, हर बार मांग करते हैं। जो कार्य मतलब समिति है जहां तय होता है उसके हम सदस्य हैं। जब विधानसभा चलती है हर बार हम लोग कहते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाइए। विधानसभा का जो है वो कहते हैं दिन नहीं बढ़ाएंगे, हम टाइम बढ़ा देंगे। तो हमने कहा टाइम क्यों बढ़ाएंगे, आप दिन बढ़ाइए ना। और उस जब अलग अलग विषय पर अलग अलग दिन, जैसे बजट पेश होता है तो हर विभाग पर की चर्चा हो, हर विभाग पर बजट पर चर्चा हो। और तो लेकिन सरकार जो है कुछ विभाग चुन लेती है और उस पर चर्चा करती है। तो इसलिए जो है विधानसभा का सत्र का जो कार्य दिवस है वो बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक बात। एक अंतिम प्रश्न लेंगे आपसे, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। पहले की जो पॉलिटिक्स होती थी वो दल बल वाली होती थी, बाहुबली नेताओं वाली होती थी, दमदार लोग हुआ करते थे, उस समय उनके पास सत्ता होती थी, लगते थे विधायक हैं। अब जो बल है वो प्रशासन के पास चला गया है, ऐसा सच है क्या? देखिए पहले जो है उस समय भी 2 तरह के लोग हुआ करते थे। एक तो जो लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते थे, दूसरे वो लोग होते थे जो बहुत दबंग लोग थे, जो बहुत बड़े माफिया थे। तो धीमे धीमे जनता ने उन माफियाओं को किनारे कर दिया। जनता जो है वो ही सबसे मुख्य बात यह है कि जनता तय कर ले कि संघर्षशील करने लोग आएंगे तो संघर्षशील लोग आएंगे। जनता तय करेगी पैसे वाले आ जाएंगे तो पैसे वाले लोग आ जाएंगे। जनता तय होगी कि माफिया आ जाए तो माफिया। जनता ने पैसे वालों को और माफियाओं को दूर कर दिया है और जनता आप चाहती है कि जो संघर्षशील लोग हैं, जो हमको हर वक्त हमारे सुख दुख में साथ रहे, ऐसे लोगों को जनता अब चुनने का काम करे, ये हम लोग चाहते हैं। प्रशासन पे कुछ नहीं कहा? देखिए प्रशासन जो है वो बढ़िया है कि नहीं है? देखिए प्रशासन सरकार के कंट्रोल में रहता है। जैसे सरकार होती है वैसे ही प्रशासन काम करता है। सरकार कहती है हम लोगों के समय में 10 से 12 2 घंटे सारे अधिकारी अपने ऑफिस में बैठते थे। कभी हम लोग जाके चेक करते थे कि मिलने के लिए 11 बजे कि अधिकारी वहां पर है कि नहीं है और उसकी शिकायत करते थे। अब जो है सरकार ने घोषणा कर रखी है कि 10 से 12 अधिकारी बैठे, लेकिन कोई अधिकारी अपने सीट पर मिलता नहीं मिलेगा। जनता जाती है और उनके जो स्टाफ के लोग होते हैं वो दरखास्त ले लेते हैं और उस पर जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब अधिकारी समय से बैठेंगे, 10 से 12 2 घंटे लोगों से मिलेंगे, जब वो मिलेंगे तभी जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी और तभी जनता की समस्याएं हल होंगी। अब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने
ये तय किया कि लखनऊ मेट्रो बनाएंगे। मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन हुआ, मेट्रो चल भी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन जहां तक तय हुआ था उससे 1 इंच बढ़ी नहीं। अगर अखिलेश यादव जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए होते तो हुसैनगंज से अंडरग्राउंड चौक तक और ठाकुरगंज तक और वहां से फिर परिवर्तन चौक में आकर के अंडरग्राउंड जो है वो मेट्रो मिला दी जाती, लेकिन कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक आना स्टेडियम बना, नाम बदला, लेकिन दूसरा स्टेडियम नहीं बनाया। अखिलेश यादव जी ने बनाया अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और उसी स्टेडियम में भाजपा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, अपना कोई स्थान बनाते दोबारा शपथ लेने के लिए, लेकिन दोबारा भी उसी में शपथ ली। उसके बाद जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं लोक भवन, वो लोक भवन भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बनाना शुरू किया और उस बना के अपने कार्यकाल में बना करके वहीं फिर बैठना शुरू किया। और कई कैबिनेट की करीब 10-12 कैबिनेट की मीटिंग में मैं भी वहां पर गया और आज मुख्यमंत्री जो हैं उसी में बैठते हैं। तो विकास जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। जो भी आपको विकास दिखाई पड़ता है लखनऊ शहर के अंदर वो समाजवादी पार्टी के ही कार्यकाल में विकास का काम हुआ है। ठीक बात। JPNIC है जो जिसका हमेशा जिक्र होता है और बहुत बार बीच में लाइमलाइट भी आता है जब भी उनकी पुण्यतिथि रहती है, तो आपका क्या कमेंट है इस पर? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और जब देश आजाद हुआ तो उनको जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन उन्होंने वो पद स्वीकार नहीं किया। और फिर 1974-75 में नौजवानों के आंदोलन की अगुवाई करी और उनकी अगुवाई में सत्ता परिवर्तन हुआ। वो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। हम लोग उनके आंदोलन में 20 महीने जेल में उनके साथ रहे थे। 2012 में जब विधायक हम लोग बने तो हम लोगों की इच्छा थी कि लखनऊ शहर में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का कोई सेंटर बनाया जाए और उनके संघर्षों का म्यूजियम बनाया जाए जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए और वो काम उस पर शुरू हुआ। मतलब उनकी जो भी पूरी जर्नी थी उसके हिसाब से जो भी उन्होंने संघर्ष किया, जैसे कि आपने कहा म्यूजियम, ताकि लोग देखने के बाद उस चीज को कनेक्ट कर पाए। हाँ, लोग उसको देखें। वो करोड़ों युवकों के आदर्श थे। लोग उनसे प्रेरणा लेकर के संघर्ष करना सीखते थे। तो उनका अगर पूरा इतिहास दिखाया जाता तो उससे बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जयप्रकाश नारायण सेंटर नाम से यहाँ पर खोला और उसमें पूरा उन्होंने बनाया। करीब लगभग 85% काम जो है वो सरकार में पूरा हो गया, कुछ काम बाकी रह गया और उससे सरकार की बहुत अधिक आय होती। उसमें 4 जो है वो हॉल है जहां पर मीटिंगें होती, 4 ऐसे वो लॉन है जहां शादियां होती और लोग उसको घूमने आते, उसका टिकट लगकर लोग देखने आते, तो सरकार की आय होती। लेकिन सरकार ने वो काम पूरा नहीं किया क्योंकि लोक नायक जयप्रकाश नारायण समाजवादी नेता थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में सेंटर बना था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको बनाया था, इसलिए काम पूरा नहीं किया गया और 9 साल हो गए। 9 साल के बाद भी जो है काम पूरा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनते ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेंटर बनेगा और दुनिया से लोग देखने आएंगे कि ये कैसा महान क्रांतिकारी समाजवादी नेता था जिसने पूरे जीवन भर संघर्ष करने का काम किया और उनके कितने लाखों करोड़ों लोग उनके से प्रेरणा लेते थे। अगर यहाँ म्यूजियम बना होता तो लोग देख करके उनसे उनके आदर्श सीखते, उनसे प्रेरणा लेते, तो उनके जो है आज उनकी बात पहुंचती लोगों के अंदर।
तो भारतीय जनता पार्टी छिपाया नहीं जा रहा चाहती है। थी कि उनका जो है संघर्ष, क्योंकि समाजवादी थे वो, तो इसलिए उनकी लोग बात ना जान पाए, इसलिए जो है भाजपा ने उसमें कोई काम नहीं कराया। और कहते हैं हम जांच करा रहे हैं, जांच कराने में 9 साल बीत गए, उसको बना करके पूरा करके उसको जांच कराते रहते, और जांच 9 साल में पूरी नहीं करा पाए। तो इनका ये सब झूठ बोलने का काम करते हैं। और हम लोग जो हैं, सरकार बनेगी, आप देखिएगा, शपथ ग्रहण होगी और अगले दिन से 24 घंटे के अंदर वहां जयप्रकाश नारायण सेंटर में काम शुरू हो जाएगा। ठीक बात। तो आज का वार्तालाप अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और 27 में वापस से हम आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे और देखते हैं आपका JPNIC चलता है या बंद रहता है। ठीक है, नमस्कार।